गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जो हम लोग द प्रॉब्लम वाला पैराग्राफ पढ़ रहे थे उसमें जो लास्ट पैराग्राफ है उसको हम लोग को क्लियर करना है। इन द नॉर्थन वेस्टर्न प्रोविनेंस। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा लगाई गई थी, तो इस पर टैक्स इतने ज़्यादा परसेंट का वो ले रहे थे किसानों से और ज़मींदारों को, जो उन्होंने मीडिएटर के रूप में नियुक्त किया था। तो ज़मींदार भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। वो खेती की व्यवस्था को सुधार करना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको कुछ फ़ायदा ही नहीं था, उससे बेनिफिट्स ही नहीं था। तो अब क्या होता है कि इसके आगे हम देखते हैं कि इन द नॉर्थन वेस्टर्न प्रोविनेंस में क्या होता है उस समय। इसके पहले तो हम लोग ने देखा कि ज़मींदार उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं थे। तो इसके बाद क्या कर रहे हैं जो ब्रिटिश गवर्नर हैं, उसको हम लोग आज क्लियर करेंगे, आगे आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द नॉर्थन वेस्टर्न प्रोविनेंस the Bengal presidency, most of this area is now in उत्तर प्रदेश। देखिए, अगर हम बात करें दूसरी तरफ, कहाँ चला गया जी? ऑन द अदर हैंड यहाँ से पढ़ना है ना, ये उत्तर प्रदेश कहाँ से आ गया? 1 मिनट, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करना है। ऑन द अदर हैंड, इन द विलेजेस the cultivator found the system extremely oppressive. The rent he paid to the zamindar was high, and the high right on the land was insecure to pay the rent. He had to often take a loan. बड़ा क्यों नहीं होता इससे? चलिए इतना ही बड़ा रहेगा इसमें। Take a loan from a money lender है। And when he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for the generation. देखिए क्या बुरी स्थिति थी। सबसे ज़्यादा किसानों की स्थिति खराब थी हमारे भारतवर्ष में जिस समय ये अंग्रेज शासन कर रहे थे। एक तरफ हम लोगों ने देखा कि इन लोगों ने ज़मींदार को ही क्या बना दिया, उसका मालिक बना दिया। ज़मींदार कर वसूल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जान रहे थे ज़मींदार ना कि इतना फ़ायदा ही नहीं हो रहा है कि हम कहाँ से किसानों से इतना कर वसूल करें। और दूसरी तरफ गाँवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत ही दमनकारी दिखाई दे रही थी। उनके लिए क्या था? एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी, बहुत ही बुरा, जानलेवा। किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनके ज़मीन पर उगने वाले फसल से कहीं ज़्यादा उनको तो कर ही चुकाना था। उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। किसानों का अपना अधिकार बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजनों से कर्जा लेना पड़ता था। किनको? देखिए, मान लीजिए ये अंग्रेज जो थे, सॉरी, ये जो किसान थे, अब इनको लगान तो चुकाना ही था, ठीक है, लगान चुकाना था उनको। तो ये बेचारे कर्जा लेकर के टैक्स चुका रहे थे, लगान चुका रहे थे। और हम किसी से मान लीजिए कर्जा लें, हम सिर्फ कर्जा ही लेते जाएं, हम कोई बिजनेस ना करें, हम कोई काम ना करें, तो एक दिन क्या होगा? हम कर्जे में डूब जाएंगे। यही कंडीशन हुआ। जो भी किसान थे जो कर्जा लेकर के बड़े बड़े लैंड मनी लीडर से ये जो पैसे लेते थे उधार, वो चुका नहीं पाते थे महाजनों को। और अगर वो लगान नहीं चुका पाते थे तो उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन थी उसको भी बेदखल उनको कर दिया जाता था, ठीक है। अगर हम लगान न चुका पाएँ तो हमको क्या कर दीजिएगा? अंग्रेज़ों के द्वारा हम लगान न चुकाएं तो अंग्रेज़ हमको निकाल देंगे। पैसे उधार लेके उनको देने जाएं तो जो मनी लीडर हैं वो रोज़ पैसे मांगने आएंगे। तो मतलब किसानों का हाल इतना बुरा था कि वो आत्महत्या तक कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस्ड। एक नई व्यवस्था लाई गई। अब देखिए, बहुत व्यवस्थाएं लाए ये अंग्रेज हम लोग के लिए, ठीक है, लेकिन तभी भी हम लोगों ने उन लोगों को उखाड़ कर यहाँ से फेंक गिराया, मार गिराया, यहाँ से भाग गए सब। देखिए, बाय द अर्ली 19th century many of the company officials were convinced that the system of the revenue had to be changed again. 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनियों के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त, जो ये स्थायी बंदोबस्त लगाया गया है, बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। जिस
एम के लिए हम लोगों ने इसे लगाया वो तो पूरा ही नहीं हो रहा है। हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। इन लोगों को ना क्या हो गया था, इन लोग का जो पेट हो गया था ना अंग्रेजों का, बहुत बड़ा कुआं हो गया था, कितना भी डालो पैसा भरता ही नहीं था। बस इनको अपना फिक्र हो रहा था, भले यहाँ भारतवर्ष के लोग मारे जाएं, सही में तुम बने हैं सब। चलिए देखते हैं। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और भी पैसे की ज़रूरत थी तो वो एक स्थायी रूप से राजस्व तय करना चाहता था, तभी तो उसने ये स्थायी बंदोबस्त लगाया था। लेकिन ये कैसे हो सकता था, ये काम कैसे चल सकता था, कुछ समझ में इन कंपनी वालों को भी नहीं आ रहा था। इनको बस अपना कंपनी फैलाना था। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द बंगाल presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh. As Englishman called Holt Mackenzie devised the new system which came into effect in the 1822. अब देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांत, इस समय इसका ज़्यादातर हिस्सा किस में आता है? उत्तर प्रदेश में, जहां आप और हम रह रहे हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रांत के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी ने होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज़ को यहाँ की व्यवस्था देख रेख के लिए उसको नियुक्त कर दिया 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में अंग्रेज़ क्या नाम है यार, होल्ट मैकेंजी को एक नई व्यवस्था तैयार करने के लिए उनको लाया गया कि चलिए आप कुछ नया बनाइए। अब स्थायी बंदोबस्त क्या हो गया, बेकार हो गया। अब मैकेंजी देखिए क्या करते हैं। He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. Under his direction, collectors went from the village to village, inspecting the land, measuring the field, and recording the customs and the right of the different groups. Oh God, अब ये दूसरा ही काम करने लगे। देखिए, जब मैकेंजी को लाया गया 1822 ईस्वी में, तो मैकेंजी को यह विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। सही बात है भाई, हम तो ज़्यादातर गांवों से ही जुड़े हैं और उनको बचाए रखना चाहिए, क्योंकि गांव नहीं रहेगा तो भारतवर्ष नहीं रहेगा। उसके आदेश पर, मैकेंजी के आदेश पर, कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेती को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को भी दर्ज किया। यानी गांव का पूरा क्या किया, एक ब्यौरा निकाला। The estimate revenue of each plot within a villages was added up to calculated the revenue that each village mahal had to pay. The demand was to be revised periodically, not permanently fixed. The charge of the collecting the revenue and the paying it the company was given to the village headman rather than the zamindar. This system came to be known as the महलवाड़ी सेटलमेंट। अभी तो हम लोगों ने स्थायी देखा, अब महलवाड़ी सेटलमेंट भी देख लेते हैं। देखिए, अब जब ये आ रहे हैं मैकेंजी, तो ये तो गांवों का पूरा ब्यौरा निकाल रहे हैं। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम जो समूह है, जिसको महाल कहा गया है, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता है। यानी ये नाप रहे हैं, देख रहे हैं, तोड़ रहे हैं कि ये ज़मीन ऐसी है, ये ज़मीन में इतना न्यूट्रिएंट है, इस पर ये फसल इतने मात्रा में होगी, तो इससे कितना हम लोग को राजस्व मिल सकता है। ये पूरा लेखा जोखा निकाल रहे हैं मुंडू। क्या नाम है, मैकेंजी। मैकेंजी क्या कर रहे हैं कि हम ये नहीं कहेंगे भारत के किसानों से कि तुम हमको इतना ही रेवेन्यू दो। पहले हम उनके खेत को जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद से उनसे कहेंगे कि तुम्हारे खेत में इतना पैदावार होगा, इसका इतना मुझे चाहिए। ठीक है, अब ये काम ये कर रहे हैं। कौन कर रहा है, मैकेंजी। किसके, अब हाँ, ये इन्होंने जो सिस्टम लगाया उसको क्या कहा गया है,
देखिए जो ग्राम का समूह होता है उसको क्या बोला जाता है, महाल बोला जाता था पहले के समय में। जैसे गांव के जो समूह होता है ना उसको महाल बोला जाता था। हाँ, आगे देखते हैं। अनुमानित उस खेत से अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव का जो समूह था यानी जो महाल के जो लोग थे उनसे वसूल होने का राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। यानी जैसा खेती होगी आपकी, जैसा मौसम होगा, जैसा उपज होगा, वैसे हम आप लोगों से रिवेन्यू लेंगे। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय, पहले तो किस में देखने हम लोगों ने देखा, स्थायी बंदोबस्त में कौन थे, जमींदार थे मीडिएटर बने हुए। अब इसमें गांव का कोई मुखिया, ठीक है, गांव जमींदार के बजाय जो भी गांव का मुखिया हो उसको ये सौंप दिया जाता था कि आप इस गांव से इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे और ला करके मुझे देंगे, लेकिन ये टैक्स फिक्स नहीं है, इसको समय समय पर इस पे संशोधन किया जाएगा। और इसी व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम भी दिया गया, महालवाड़ी सेटलमेंट। कौन लाया है, मैकेंजी। किस समय लाए हैं, 1822 में ये आए थे, ठीक है। आगे देखते हैं द मुनरो सिस्टम। आज इतना ही रहने दीजिए, कल हम लोग एक और सिस्टम है जो मुनरो सिस्टम, इसको देखेंगे। देखिए स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और मुनरो सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको आप पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।